नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका। और आज हम हमारे चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं बच्चों। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, इसको संतुलित कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आपको मालूम है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तब क्या हुआ था कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का था उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का था। मतलब द्रव्यमान का संरक्षण था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हो रही थी। दोनों तरफ परमाणु और अणुओं की संख्या क्या थी, समान थी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ कि कुल द्रव्यमान संरक्षित था और रासायनिक जो अभिक्रिया थी उसको हमने किस रूप में लिखा था, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा था। ठीक है, हमने यहाँ एक रिएक्शन लिखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कोयले का दहन जब हमने करवाया तो हमें गैस मिली CO2। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना हो गया कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। तो इधर देखो कि हम अभिकारकों की बात करें तो ये रहे अभिकारक, उत्पादों की बात करें तो तीर के निशान के दाईं तरफ क्या होते हैं, उत्पाद। तो इधर क्या है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इधर भी क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इधर कितने कार्बन है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, 1 1। तो यहाँ एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। इधर देखो, इधर कितने कार्बन है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। मतलब जितने कार्बन इधर है, जितने ऑक्सीजन उधर है, इतने ही इधर है, इतने ही ऑक्सीजन इधर है। ऐसा ही ना, इधर एक कार्बन उधर भी एक, इधर 2 ऑक्सीजन उधर भी 2। क्लियर। तो जब एक कार्बन है, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है बच्चों 12 ग्राम। ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। तो 2 का कितना हो गया, 16 दूना 32, इसका हो गया प्लस 32। तो कितना हो गया ये, 32 और 12 44 ग्राम। ठीक है, इधर हम देखें, इधर क्या है, एक कार्बन का कितना होता है बच्चों, वही 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसका कितना आ जाएगा, वही 32, क्योंकि एक का 16 2 का 32। तो टोटल इधर भी कितना आ गया, 44 ग्राम। बात समझ में आई। तो आप ये कह सकते हो कि हमें 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि जितना द्रव्यमान इधर आ रहा है अभिकारकों का, अभिक्रिया पूरी होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का आ रहा है। इसका मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित अवस्था में है। क्लियर। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस तरीके से संतुलित करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो बच्चों देखो, बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको इन प्रकारों के नाम समझ आ गए तो आप पूरी रिएक्शन, पूरी अभिक्रिया बता देंगे। कैसे? सबसे पहला प्रकार है बच्चों संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब होता है, युग्मन का मतलब होता है योग। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना, यही ना। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों संयुग्मन अभिक्रिया, या इसका कभी कभी नाम ऐसे भी आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना आप। क्लियर है कि संयोजन अभिक्रिया किससे कहेंगे हम, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो ही अभिक्रिया है संयोजन। कैसे? माना यहाँ एक अभिकारक है A, ठीक है, वो B से अभिक्रिया किया और उसने बना लिया C। मैम ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, आपको रिएक्शन बताओ। जैसे अभी हमने पढ़ा कोयले का दहन, कार्बन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई और वो क्या बना लिया, वो बना ली CO2 गैस। तो इधर देखो 2 से अधिक अभिकारक है, वो दोनों जुड़कर क्या कर रहे हैं, एक नए अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ही क्या है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये है अपने संयोजन अभिक्रिया का। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों अपघटन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है अपने टूटना। क्या होता है, टूटना। इसका मतलब संयोजन का जस्ट उल्टी अभिक्रिया, अपोजिट, विपरीत है ये। उसमें क्या हो रहा था, संयोजन में हो रहा था जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर नया पदार्थ बनाए। तो यदि इसका उल्टा मैं बोलूं, विपरीत में बोलूं कि जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बना ले, ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, अपघटन अभिक्रिया। बहुत सिंपल है ना। यहाँ देखो, यहाँ कोई अभिकारक था AB,
ठीक है, ये टूट गया और बना लिया A प्लस बी। तो ये एक था यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान नहीं है, यहाँ बीच में प्लस का निशान, इसका मतलब ये दो हैं अलग अलग उत्पाद। कि जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया ही क्या कहलाएगी बच्चों? अपघटन अभिक्रिया। इधर देखो ये दोनों जुड़े हुए थे, यहाँ दोनों टूटकर अलग अलग हो गए, कैसे भी समझ सकते हैं हम। अब बात आती है कि जो अपघटन अभिक्रिया है उसके प्रकार क्या क्या है। पहला प्रकार है विद्युत अपघटन। तो बच्चों नाम से याद आ गया क्या कि विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ है, अपघटन का मतलब टूटना, किसके कारण टूट रहा है? वो विद्युत के कारण टूट रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं विद्युत अपघटन। दूसरा प्रकार है ऊष्मीय अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, ठीक है, तो किसके कारण टूट रहा है वो पदार्थ? वो टूट रहा है ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण या ऊष्मा के कारण जब अपघटन अभिक्रिया हो रही है तो वो हो गया ऊष्मीय अपघटन। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन, मतलब किसी भी पदार्थ का अपघटन किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के कारण, तो वो हो गया प्रकाशीय अपघटन। इधर देखो विद्युत अपघटन NaCl है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में। NaCl का सामान्य नाम क्या होता है? साधारण नमक, यही तो था ना, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। ये जब टूटेगा तो टूट के किससे बदल जाएगा? Na+Cl2 गैस में बदल जाएगा। तो ये किसके कारण टूटा? ये विद्युत धारा के कारण टूटा। तो ये कैसा अपघटन हो गया? विद्युत अपघटन। यहाँ हमने लिया COCO3, इसको हमने गर्म कर दिया। गर्म करने का मतलब हमने इसको ऊष्मा दी है, इसको तापमान दिया है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये CaO+CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसके कारण? ऊष्मा देने के कारण, गर्म करने के कारण। तो ये कैसा अपघटन हो गया? ऊष्मीय अपघटन। तीसरा है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यदि इसको हम प्रकाश दें, प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो ये किस में बदल जाएगी? H2+Br2, ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगी। किसके कारण? प्रकाश के कारण। ये किस में टूट गई? दोनों में टूट गई। तो ये कैसा अपघटन हो गया बच्चों? प्रकाशीय अपघटन। बताओ नाम से याद हुआ कि नहीं? क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों अपने विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर एक कम क्रियाशील परमाणु या समूह को दूसरे अभिकारक के अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह विस्थापित कर दे। कैसे? आप सपोज करो कि यह आपकी बेंच है स्कूल की, यहाँ आपका एक फ्रेंड बैठा है, ठीक है, यहाँ आपका दूसरा फ्रेंड बैठा है, यहाँ आपका तीसरा फ्रेंड बैठा है और आप यहाँ बैठे हो। अब आप चाहते हो कि आप यहाँ से उठकर इस फ्रेंड के पास जाके बैठो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वाले फ्रेंड से शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, अधिक क्रियाशील हो तो आप इसको उठा सकते हो कि नहीं? उठा दोगे ना। और यदि आप डरपोक हो, दुबले पतले से हो, आप इसको, आपके अंदर शक्ति नहीं है कि इसको हटा सकूं, तो क्या आप उसको जाके हटाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग बच्चे हो तो आप क्या करोगे कि मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और मैं यहाँ जाके बैठूंगा। तो क्या हो जाएगा? फिर ये बेचारा यहाँ आके बैठेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 3, और आप वहाँ जाके बैठ जाओगे अपने पहले वाले फ्रेंड के साथ। बात समझ में आई? तो ये आप ताकतवर थे इसीलिए तो उसको हटा दिया ना 2 को। इसका मतलब आप अधिक क्रियाशील थे, आप ज्यादा सक्रिय थे 2 की बजाय, तब आपने उस 2 को हटा दिया और आप आके जुड़ गए उसके साथ, आप उसके पास आके बैठ गए। सेम ये कि ये बात अपने किसके अंदर है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया में। देखो यहाँ एक पदार्थ है A और B, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, और एक पदार्थ है C। अब C क्या चाह रहा है? जो C है ना, वो C इस B से ज़्यादा ताकतवर है, तो जब ये इससे ज़्यादा ताकतवर है तो इसको हटाएगा कि नहीं? इसको हटाएगा और इसकी जगह खुद आके जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा ना। तो ये क्या करता है? ये इस B को तो हटा देता है, तो B तो आ गया बाहर और C इस A के साथ आके जुड़ जाता है। ये गलती से B लिख दिया, यहाँ C है, ठीक है। तो अब क्या बन गया कि AB+C अभिक्रिया थी, अब ये क्या बन गई? AC+B। तो C क्या है? C B से ज्यादा ताकतवर है। कि मैम ABCD में तो समझ में आ गया, अब रिएक्शन में भी समझा दो। तो इधर देखो, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि C ज़्यादा ताकतवर है कि B ज़्यादा ताकतवर है। पता भी तो होना चाहिए कि इंसान को तो देख के हम बता सकते हैं, हमें मालूम है। इनका कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी दी गई है। क्या दी गई है? सक्रियता श्रेणी। इसके अंदर इन सभी तत्वों की क्रियाशीलता को रखा गया है। मतलब जो सबसे अधिक क्रियाशील
क्रियाशील है वो सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। तो देखो सबसे ऊपर क्या है अपना पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और अपना गोल्ड। अब ये जो सारणी है, जो श्रेणी है, आपसे पूछे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो कौन है बच्चों? पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि सबसे ऊपर ये है। सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना और उसके बाद चांदी। क्लियर? अब मैम ये हमें याद कैसे होगा? तो बच्चे एक छोटी सी ट्रिक बना लो आप। इसको हमने ऐसे याद किया है के ना का मांगे जिंक, फेरस, पीबी को होगी AgAu। अपने एक तत्व और आता है जिंक के पहले एल्यूमिनियम, जिंक के पहले एक तत्व और आता है बच्चों एल्यूमिनियम। उसका मैं प्रतीक लिख देती हूँ या Al। तो इसका शॉर्ट ऐसे होता है कैनाका मांगे आलू, Al को हमने आलू लिख लिया है। आलू, जिंक, फेरस, पीबी को होगी AgAu। मतलब कैनाका मांगे आलू, जिंक, फेरस, पीबी, हाइड्रोजन को होगी AgAu। ये शॉर्टकट है, अगर आप एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। कैनाका मांगे आलू, जिंक, फेरस, पीबी, हाइड्रोजन को होगी AgAu। क्लियर है? तो इस तरीके से आप शॉर्ट में इन सारे तत्वों को याद कर सकते हो। अब देखो हम रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन हमने लिखी है, या आप इधर देख लो कि ये एक पात्र है, इसके अंदर CuSO4 का विलयन है। अब जो CuSO4 का विलयन होता है ना बच्चों, वो होता है नीले रंग का। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। और यहाँ हमने क्या लिया है? जिंक लिया है, जिंक के टुकड़े हैं ये। ठीक है, तो जैसे ही हम इस जिंक के टुकड़े इसमें डालेंगे तो क्या होगा? अब ये जिंक इस कॉपर को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा सक्रियता श्रेणी से। इधर देखो, इधर क्या है? इधर हमने ये लिया है Zn जिंक, और ये क्या लिया है? इधर है कॉपर। अब इधर देखो सबसे ऊपर इसमें कॉपर आ रहा है कि जिंक? इधर देखो कॉपर तो ये रहा और जिंक ये रहा, तो ऊपर कौन आ रहा है? जिंक। मतलब जिंक ज्यादा सक्रिय है किससे? कॉपर से। तो जिंक कॉपर को हटा सकता है। तो इधर है CuSO4, इसके कारण ये नीले रंग का है ये पदार्थ। अब हमने इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो जिंक के टुकड़े डालने से क्या होगा? ये कॉपर को तो हटा देगा। ठीक है, तो और खुद इस SO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये क्या बना लेगा? ZnSO4। ठीक है, और जो इसका नीला रंग था वो किसके कारण था? कॉपर के कारण। अब ये नीले रंग के बजाय कैसा हो जाएगा बच्चों? सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और कॉपर यहाँ बेचारा अलग बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही रिएक्शन में हुआ है कि कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसकी अभिक्रिया हमने जिंक से कराई, तो जिंक ज़्यादा सक्रिय है बजाय कॉपर के। तो ये जिंक क्या करता है? इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और SO4 के साथ कुछ जुड़ के जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। ये बात क्लियर है? आगे हम बात करते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में तो सिंगल एक्सचेंज हो रहा था एक। इसमें क्या होगा? दोनों अभिकारकों के जो परमाणु हैं वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है AB और CD। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब जो C है ना बच्चों, जो D है ना, वो B से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये D क्या करेगा? इस B को हटा देगा और खुद आके इससे जुड़ जाएगा, AD बना लेगा। अब बेचारा B अकेला हो गया और इधर C अकेला हो गया, तो ये B क्या करेगा? फिर C के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CB। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि टूटते हैं ना तो ये आयनों के रूप में अलग होते हैं। जैसे A और B अलग होंगे ना, तो A पे प्लस चार्ज आ गया तो B पे माइनस आएगा, C पे प्लस चार्ज आ गया तो D पे माइनस आएगा। अब ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ, तो AD बन गया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या होगा? जो ये OH है ना बच्चों, ये OH SO4 को प्रतिस्थापित कर देता है।
तो खुद तो क्या बना लेगा, CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जो Na है ना सोडियम, वो इससे अलग होके SO4 के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बना लेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अब मैम ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो बच्चों इस वेग का मतलब है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको पूरा होने में कितना समय लग रहा है। जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो चाय भी एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया है ना। हमने दूध लिया, पानी लिया, चाय पत्ती ली, इन सबको मिक्स किया, गैस पे रखा, उसको गर्म किया, ऊष्मा दी, उसके बाद लगभग हम 5 से 10 मिनट तक उसको उफानेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद चाय बनेगी। तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगा ना, क्या 10 घंटे लगते हैं चाय बनने में, या 1 मिनट में बनती है? नहीं ना। तो एक समय हुआ ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में जो समय लग रहा है ना, उसी को बच्चों हम कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। क्लियर? तो जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, मतलब उसमें जो लगने वाला, पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है, उसके आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। एक तो होती है तीव्र अभिक्रिया और एक होती है बच्चों मंद अभिक्रिया। दोनों आपको नाम से याद करनी है। तीव्र का मतलब तेज। हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, मतलब कि लगने वाला समय कैसा हो, तीव्र हो। मतलब वे अभिक्रिया जो बहुत जल्द संपन्न हो जाती है, कि हमने 2 अभिकारकों को मिलाया और उनके अंदर अभिक्रिया होना शुरू हो गई या पूर्ण हो गई, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों तीव्र अभिक्रिया। ठीक है? तो वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक तेज गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। अगर मेरे हाथ पे मैं तेजाब डालूं तो मेरा हाथ जलेगा कि नहीं? तुरंत जलेगा या 10 घंटे बाद जलेगा? तुरंत जलेगा ना। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया होने में बहुत कम समय ली, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाई। या आप एग्जांपल देखो, AgNO3 की अभिक्रिया अगर मैं HCl से करा दूं तो तुरंत AgNO3 किस में बदल जाएगा, AgCl में, और HNO3 अलग हो जाएगा। जस्ट इसका विलोम, इसके विपरीत होती है मंद अभिक्रिया। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, या जिन अभिक्रियाओं की गति बहुत धीरे धीरे है। जैसे यहाँ मैंने एक लोहे का पाइप रखा है, वो बाहर रखा हुआ है, जो बारिश के अंदर भीग भी रहा है, हवा के अंदर भी रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई ऑयल पेंट नहीं किया हुआ, तो 2-3 महीने के अंदर इसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगी। आज मैंने इसको बाहर रखा लोहे के पाइप को, 1 दिन के अंदर क्या इस पर जंग लग जाएगी? नहीं ना। तो जंग लगने में समय लगा, इसका मतलब जंग लगने की जो अभिक्रिया है वो मंद है कि तीव्र? वो मंद है, क्योंकि समय लग रहा है अभिक्रिया को पूरा होने में। तो क्या वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा होने में अत्यधिक समय, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, और कुछ साल भी लग सकते हैं, मतलब अत्यधिक समय लगे, वे अभिक्रियाएं मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने की आपसे कोई अभिक्रिया पूछ ले तो Fe का मतलब क्या होता है, लोहा। O2 का मतलब उसको जो हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और H2O का मतलब जब उसको जल मिल रहा है, तो किस में बदल जाएगा, Fe2O3 + 3H2O। ये किसका फॉर्मूला है? ये है अपने बच्चों जंग का सूत्र। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर भी नाम आया था उत्क्रमणीय, और हमने कौन सा चिन्ह लगाया था? हमने चिन्ह का निशान लगाया था बच्चों इस तरीके का, याद आया? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या थी, कि वे अभिक्रियाएं जिसके अंदर अभिकारक तो उत्पादों में बदल जाए और उत्पाद वापस अभिकारकों में बदल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद, वे उत्पाद से पुनः क्या बनते हैं, अभिकारक बनते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और इसके बीच में हम कैसा चिन्ह लगाते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे A + B जुड़ के अगर C + D बना रहे हैं, तो ये बीच में कैसा चिन्ह आएगा, इस तरीके का। यहाँ देखो N2 + H2, ये किससे बदल गए, NH3 में। अब ये NH3 टूट के वापस क्या बनाएगा, N2H2। तो ये चलती जाएगी, ये दोनों जुड़ के ये बनाएंगे, टूट के ये बनाएगा। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में होती है। अग्र का मतलब कि ये जो N2 है और ये जो H2 है, ये जुड़कर NH3 बना लेंगे, और जो ये NH3 है वो टूट कर वापस N2 और H2 बना लेगा।
तो ये अभिकारकों से उत्पाद बना, तो ये तो हो गई अग्र अभिक्रिया, और उत्पाद से वापस अभिकारक बने, ये हो गई क्या, प्रतीप अभिक्रिया। तो ये दोनों दिशाओं में होती है। जबकि हम बात करें अनुत्क्रमणीय की, तो ये हमेशा एक ही दिशा में होगी। इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन सकते हैं, ये अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में होती है, लेकिन ये सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में नहीं होती है। जैसे कार्बन का दहन किया और CO2 बन गया, अब CO2 से वापस कार्बन नहीं बन सकता, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये वाला वीडियो हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।